आप चेयरमैन रहे तब आपने क्या किया? क्योंकि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी आपको, चेयरमैन बनाया डीएनटी का, ताकि आप उनके हकों की रक्षा कर सके। और जिन मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, आप खुद भी लड़ रहे हो बिल्कुल सालों से, उनके लिए कुछ किया आपने उस समय? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं हैं। हमारी पहचान संबंधित समस्याएं आती है, वो समस्याएं क्यों आ रही है? हम माइग्रेट हो रहे हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ पर हैं। कि आज़ाद भारत में इतने बड़े तबके को अगर शमशान की भूमि भी नसीब नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग जो योजनाएं बना रहे हैं, हम लोग एसी के कमरों में बैठ के हमारे ब्यूरोक्रेट्स की जो 2.5-3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं हमारे, और वो योजनाएं बनाकर सरकार को भेजते हैं, सरकार उस पर मुहर लगा देती है, तो फिर उस योजनाएं जा कहाँ रही है? वो बजट खा कौन रहा है? वो जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान डीएनटी के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत जी, जिन्होंने राजस्थान में डीएनटी को आरक्षण, डीएनटी को समाज में उचित स्थान, सरकार में भागीदारी दिलाने के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी है। आज भी लड़ रहे हैं। लोक सुराज के नाम से अभी भी ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और डीएनटी के लोगों को इन्होंने जोड़ने का और जागरूक करने में अपनी बड़ी भूमिका भी निभाई है। गोपाल जी, डीएनटी क्या है? पहले बात तो लोगों को भी पता नहीं है कि डीएनटी है क्या, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं डीएनटी है क्या, कौन सी जाति आती है, कैसी जाति आती है, और वो 70 साल 75 साल बाद में भी अभी भी क्यों पिछड़ी हुई मानी जाती है? सबसे पहले मैं पीके टाइम्स का धन्यवाद करूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को आम पब्लिक से साझा करने के लिए, और आपने जो भागीदारी है उसमें आपने अपना योगदान में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपने चर्चा की है। जो डीएनटी है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स नोमिडिक एंड सेमी नोमिडिक, जो जनजातियां हैं, ये वो जनजातियां हैं जिन्होंने इस देश के विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया है। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो मुगल आए हो चाहे अंग्रेज आए हो, और जब ब्रिटिश हुकूमत देश के अंदर आई तब विद्रोह सबसे पहले घुमंतू जनजातियों के लोग ही कर रहे थे। और अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर जब ये अध्ययन किया कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने हैं, तो कहीं ना कहीं इन जनजातियों को हमें रोकना पड़ेगा, और उन्होंने इनको रोकने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 इन पर लागू कर दिया, और इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी और इनको अपराधी घोषित किया। लेकिन ये अपराधी नहीं थे, ये मूलतः इस देश की आज़ादी के स्वतंत्रता और क्रांतिकारी सेनानी थे। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए सूचनाएं अंग्रेज़ों की पहुंचाना और रसद सामग्री को अंग्रेज़ों से लूटकर हमारे क्रांतिकारी सेनानियों के पास में पहुंचाना और धन मुहैया कराना इनका मूल कारण रहा। और जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि हमें ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब इन्हें जेलों में बंद किया गया। काला पानी सेलुलर जेल में अगर हम देखें तो आज भी सेलुलर जेल में हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। वहाँ के जो शिलालेख हैं उन पे नाम खुदे हुए हैं, लिखे हुए हैं। मैं इसमें मूल रूप से आपको बताना चाहूँगा, मूल स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो क्रांतिकारी, जो फिल्मी दुनिया में भी डाकू सुल्ताना के नाम से बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज़ बनी हुई है, लेकिन वो मूलतः क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सुल्ताना सिंह साहसी, जो उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद जो पूरा गढ़ था, किला था, उसमें वो निवास करते थे। जिम कार्बेट ने और यंग फेंड्रीमैन ने उनके जीवनी पर पुस्तक भी लिखी। उमा जी नायक, लक्की सा बंजारा, ऐसे तमाम जो नाम हैं हमारे पूर्वजों के, बड़े गौरवशाली नाम हैं। इतिहास इतना गौरवशाली था इनके इतिहास को, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने, विदेशी आक्रांताओं ने, मुगलों ने तो किया ही किया, और मूल रूप से
घुमंतू जनजातियां अर्थात डीएनटी वो जनजातियां हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से, मुगलों से रोटी और चोटी और बेटी का संबंध नहीं किया। वो मूल रूप से हम लोग थे। इस देश की अस्मिता, इस देश के जो लोक संस्कृति और जो प्राचीन काल से व्यापार के रूप में हम देखें। गोपाल जी, आपने कहा कि मूल जनजाति थी, संघर्ष किया, आज़ादी के लिए भी किया, मुगलों से भी भिड़े। मौजूदा स्थिति में क्या स्थिति है इन जातियों की? क्या ये जनजाति की सूचियों में शामिल है? क्या इन्हें आरक्षण मिल रहा है या अभी भी ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, आपने बहुत ही प्रश्न अच्छा जो किया। मूल जो समस्या, आज देश आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। चाहे SC, ST, OBC, EWS, सबको संवैधानिक अधिकार मिले। लेकिन मेरा मानना है कि विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु अर्थात DNT जनजातियों के लिए संविधान में कहीं पर भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। और आज भी देश की रेनके आयोग और दादा इदाते आयोग के अनुसार, रेनके आयोग UPA सरकार फर्स्ट में 2005 में गठन हुआ। उनके अध्यक्ष बालकृष्ण रेनके जी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2008 सौंपी। उसके बाद में दादा इदाते NDA की सरकार आई, उन्होंने 2015 में आयोग बना और 2018 में उन्होंने रिपोर्ट NDA सरकार को सौंपी। लेकिन दोनों आयोगों की प्रमुख आयोग बने देश आज़ादी के बाद। वैसे तो आयंकर आयोग से लेकर काका कालेलकर आयोग तक जी और BP मंडल आयोग तक इन घुमंतु जनजातियों के आरक्षण की सिफारिश लागू करने की मांग उठी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन आज़ादी के बाद दो प्रमुख आयोग रहे, रेनके और इदाते आयोग ने। इन्होंने स्पष्ट उनकी सिफारिश में लिखा कि आज भी मूलभूत जो आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जी, शिक्षा और रोजगार जिनको लोगों को चाहिए, तो मुख्य रूप से घुमंतु जनजातियां हैं, इनको मिलना चाहिए। 1262 जनजातियां ऐसी हैं जी। और राजस्थान की हम बात करें तो 1964 की सूची के अनुसार 32 जातियां हैं, जिसमें बावरी, कालबेलिया, सफेरा, नट, जोगी, नाथ कनफेड़ा, रेबारी, रायका, देवासी, सांसी, कंजर, नायक, बागरी आदि जातियां और भारद्वाज, जंगलिया, ऐसी तमाम जातियां हैं जो 32 जातियां सूचीबद्ध हुई है। राजस्थान में 1964 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ और 20 से अधिक ऐसी जातियां राजस्थान में हैं जो भी आज भी असूचीबद्ध है, अनलिस्टेड है। इसके लिए भी आयोग ने ये कहा कि हालात क्या है, हालात की अगर हम बात करें तो जब इंसान के लिए रोटी और कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, वो भी आज नसीब नहीं है। आपने देखा होगा, पश्चिमी राजस्थान में ही नहीं, पूरी राजस्थान की स्थिति है कि व्यक्ति जीवित रहता है तो वो अपनी दो रोटी की व्यवस्था कैसे भी करके कर सकता है, लेकिन आज भी घुमंतु जनजातियों के लोगों की अगर मृत्यु होती है तो हमें 4 गज ज़मीन भी शमशान के लिए नसीब नहीं हो सकती। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन घुमंतु जनजातियों की स्थिति कितनी बड़ी दयनीय है और सरकार बहुत लंबे वादे करती है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मरने के बाद 4 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होती, तो आखिरकार सरकारों ने क्या किया? सरकारें तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। देखिए, सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ DNTs के साथ में सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की और केवल योजनाएं बनाकर इनको कागजों के अंदर बहुत अच्छे अक्षरों के अंदर सुशोभित कर दिया, लेकिन उनकी योजनाएं जो बनी वो लाल फीता शाही में ही बंद कर रह गई। अभी मैं आपको वर्तमान में कहना चाहूँगा कि वर्तमान की मौजूदा सरकार ने, भाजपा सरकार ने कैंप चलाए जी, इन्हें इनके पहचान संबंधी दस्तावेज कर बनाने के लिए, और वो लगभग 28 तारीख तक बन जाएंगे। लेकिन उन शिविरों में इतनी अनियमितताएं हैं
जिनका जो वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जिस ग्राम पंचायत में शिविर लगना है उस ग्राम पंचायत में कहीं प्रचार प्रसार नहीं किए गए, वहाँ के संबंधित सरपंच जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, सूचनाएं नहीं की गई। ऐसे विभिन्न राजस्थान के विभिन्न जिलों से मेरे पास भी शिकायतें आई। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, मैंने सीईओ से, जिला परिषद के से बात की, मैंने उपखंड अधिकारी से बात की। तो जब सरकार के आदेश हो रहे हैं तो नीचे धरातल पर काम क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। और अब जो डीएनटी है, आप चेयरमैन रहे तब आपने क्या किया? क्योंकि मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी आपको, चेयरमैन बनाया डीएनटी का, ताकि आप उनके हकों की रक्षा कर सके। और जिन मांगों के लिए वो लड़ रहे थे, आप खुद भी लड़ रहे हो बिल्कुल सालों से, उनके लिए कुछ किया आपने उस समय? आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ प्रथम भारतवर्ष में बोर्ड का गठन हुआ और मेरे जैसे नौजवान युवा को सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी। और मेरे कार्यकाल में सबसे पहला जो काम हुआ, पहले तो हमने ये बोर्ड ही हमारे संघर्ष के दौरान गठन हुआ और 50 वर्ग गज शहरी क्षेत्र में निःशुल्क, पंचायत स्तर पे 300 वर्ग गज निःशुल्क और 50 करोड़ का बजट इन जनजातियों के कार्यकाल में। और डीएनटी पॉलिसी, देश में कहीं पर भी डीएनटी पॉलिसी नहीं बनी जी, लेकिन डीएनटी पॉलिसी बनी। और राजस्थान की लोक कलाओं में सबसे सर्वाधिक अगर भागीदारी और लोक कलाकार यदि हैं वो डीएनटी समुदाय में हैं, और विशेषतः पश्चिमी राजस्थान में। वहाँ पर रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई और लोक कलाकारों को वहाँ पर जोड़ने के लिए, उनकी जीविका पार्जन के लिए और कलाओं को संरक्षित रखने के लिए ऐसे सेंटर की स्थापना हुई। और नवजीवन जैसी योजना, और हमारी विशेष करके गाड़िया लोहार समुदाय जो आज भी बहुत कमज़ोर तबका है घुमंतु जनजातियों में, उनके लिए जो राशि थी पहले 50,000, उसको 1,20,000 रुपये किए गए। स्वरोजगार के लिए, उनका कच्ची सामग्री खरीदने के लिए अलग से योजना बनाई गई। और जगह जगह हमने कमेटियों का गठन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से जोड़कर जिला कलेक्टर को आदेश दिए कि ये डीएनटी समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को आपको सर्वे करके और ज़मीन देनी चाहिए। और विशेष करके हमारे जो पशुपालक समुदाय हैं, रायका, रेबारी, देवासी, बंजारा आदि, इन समुदायों के लिए जो जिस तरीके से राजस्थान के अंदर वर्षा कम होती है, पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें, पलायन करते रहते हैं और इनको मार्ग के लिए बड़ी कठिनाई आती है, निष्क्रमण जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत आती। तो उस टाइम हमने इनके परिचय पत्र भी जारी किए कि इनको पलायन के समय एक दूसरे स्टेट के अंदर रोका नहीं जाए। और मोबाइल स्कूल, और पश्चिमी राजस्थान में देखिए जो हरियाली स्कूल है जी, हरियाली स्कूल है, वो मेरे कार्यकाल की है। पूर्ववर्ती सरकार को हमने ड्राफ्टिंग करके तैयार दिया और तमाम ऐसे जो चीज़ें थी उन लोगों को आज भी लागू हुई। और चाहे सरकार कोई भी चेंज हो जाए, सत्ता किसी की भी बदल जाए, लेकिन हमने ऐसा बायलॉज तैयार किया कि यदि उसके अंदर चेयरमैन जो बनेगा वो घुमंतु जनजाति का ही बनेगा, सदस्य जो बनेंगे उसमें घुमंतु जनजाति के ही होंगे। वाइस चेयरमैन का हमने पद सर्जन पिछले कार्यकाल में करवाया, उसमें भी हमने बायलॉज को तैयार करवाया। और हम अब ये चाहते हैं कि सरकार, मौजूदा सरकार संवैधानिक दर्जा उसको दे। संवैधानिक दर्जा देने के बाद सीधी जन सुनवाई करने का अधिकार जो भी चेयरमैन होगा उसको मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो इन लोगों की जितनी भी जन समस्याएं आ रही हैं, उन जन समस्याओं को समाधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। गोपाल जी, आपने जितनी भी डीएनटी जातियां गिनाई है वो किसी न किसी आरक्षण की सूची में जुड़ी हुई है। चाहे कुछ जातियां एसटी में जुड़ी हुई होगी, कुछ एसटी में जुड़ी हुई होगी, कुछ जो आपने बताया अभी दूसरी जो रेबारी और रायका वो गुर्जर समाज के साथ एमबीसी में जुड़ गई। तो ये जातियां कहीं न कहीं आरक्षित वर्गों में तो शामिल है, लेकिन क्या लगता है उनको फ़ायदा मिल पा रहा है उनका? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि कहीं ना कहीं जातियां SC, ST, OBC में जुड़ी हुई है। और कुछ जातियां ऐसी है जो राजस्थान में भी ऐसी जातियां हैं जिनकी विसंगतियां इतनी हैं,
स्थानीय भाषा को लेकर मैं आपको बताऊं, बागरी एससी में, डीएनटी की सूची में लिस्ट, और बागरिया। आप जाति एक स्वयं ही है। जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाति एक ही है। राजस्थान के, जाति एक है, और विसंगति कितनी बड़ी। बोली का नायक, नायिका, नायकड़ा, नायकड़ा, और आइए आप गाड़िया लोहार, लोहार, लुहार, लवार, हाँ, बावरी, बावरिया, कितनी बड़ी विसंगतियां। इन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए हमें आज भी आरक्षण जो मिलना चाहिए था, उस आरक्षण का हमें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। डीनोटिफाइड कर दिया। डीनोटिफाइड तो कर तो दिया आपने, मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर देखिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आरक्षण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, और इस संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी चीज़ को आयोग बन जाता है और आयोग सरकार को अपनी रिकमेंड करता है जी, और रिकमेंड करने के बाद उसमें मोहर लग जाती है, तो इसका मतलब यह है कि उन जनजातियों को या उन समाजों को आरक्षण की आवश्यकता है। सरकार क्यों आरक्षण नहीं दे रही है? ऐसी में मैं कई ऐसी जातियों के नाम बताऊं जो आज जैसे कंजर है, आज उसके ऊपर स्टिग्मा लगा दिया गया, हम कंजर शब्द को ही गाली समझ लेते हैं। ठीक बात। बड़ी विसंगति है। सांसी है, आज सबसे बड़ा लोहा अगर अंग्रेजों से लिया, वो सांसी नहीं साहसी थे, लेकिन अंग्रेजों की भाषा के कारण उन्होंने उस शब्द का सीधा अपभ्रंश कर दिया, साहसी को सांसी कर दिया। गुजरात में जाइए, ओबीसी में है। आप हरियाणा में चले जाइए, एससी में है। पंजाब में चले जाइए, वहाँ एसटी की रिकमेंड है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ जैसा प्रदेश वहाँ वैसी उनको फायदा मिल रहा है, मतलब जो प्रदेश ने अपनी सूची बनाई उसके अनुसार उसको स्थान दे दिया, लेकिन जो उसकी कम्युनिटी थी उसको उसका लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाया। और जब राजस्थान के अंदर आरक्षण का ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हाई पावर कमेटी का गठन करके केंद्र सरकार को सिफारिशी पत्र करना चाहिए। राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है, और लेकिन आपको लगता है इनकी सबके मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं? मुझे लग रहा, जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि पहले भी मुद्दा आया था, अभी तक बहुत सारे लोगों के पास पहचान पत्र तक नहीं है, यानी वो ये साबित नहीं कर पाते कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है भी या नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं हैं। हमारी पहचान संबंधित समस्याएं आती है। वो समस्याएं क्यों आ रही है? हम माइग्रेट हो रहे हैं, आज यहाँ हैं, कल वहाँ पर हैं, लेकिन पहचान संबंधी दस्तावेज जो बनाने में मुसीबत ये है कि जो स्थानीय पटवारी है या और भी जो एजेंसी है वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, और उनको कहते हैं हमारे लोग, बहुत जो लोग हैं, अब तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है, सरकारों ने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन पहचान संबंधी दस्तावेज कुछ समुदायों की जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। और लेकिन उम्मीद है कि वो बनेंगे, और निश्चित तौर पर अगर आरक्षण की मांग उठी है तो कहीं ना कहीं तो चेतना है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सरकार की कुछ चीज़ें समय के साथ जागरूकता, समय के अनुसार जागरूक हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। इतना बड़ा तबका है, और आज हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, गोपाल जी, में बहुत सारे मामले कई बार आए हैं कि डीएनटी समुदाय की जातियों में कई बार जब कोई मौत हो जाती है तो उनको शव जलाने की या दफनाने की अनुमति नहीं मिलती, और उनको अपने आंगन में, अपने घर के बाहर ही कई बार दफनाना पड़ता है। ये इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, ये इसमें बिल्कुल सत्यता है। और गाँवों में जाके, गाँव में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए भी आती है कि थोड़ा सा हमारे जो समुदायों को है, जो दूसरे जो समुदाय हैं वो थोड़े अलग नज़रिए से देखते हैं, और विशेष करके जब हम समाधि देते हैं, जैसे हमारे योगी, नाथ जोगी, कनफेड़ा जोगी, कालबेलिया समाज समाधि देता है, और समाधि में ज़मीन चाहिए होती है जी, और उसको लेकर ये मुद्दे सामने आए हैं। इसके लिए सरकार को स्पष्ट एक गाइडलाइन तय करनी चाहिए, और मैंने तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार को भी
पत्र प्रेषित करके अवगत भी करवाया था कि हमें एक पॉलिसी का बनानी चाहिए जो घुमंतु जनजातियों के लिए शमशान भूमि की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी करना चाहिए। और ये सच है कि आज़ाद भारत में इतने बड़े तबके को अगर शमशान की भूमि भी नसीब नहीं हो रही है तो फिर हम लोग जो योजनाएं बना रहे हैं, हम लोग एसी के कमरों में बैठ के हमारे ब्यूरोक्रेट्स की जो 2.5-3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं हमारे, और वो योजनाएं बनाकर सरकार को भेजते हैं, सरकार उस पर मुहर लगा देती है, तो फिर उस योजनाएं जा कहाँ रही है, वो बजट खा कौन रहा है, वो जिम्मेदार कौन है। और हमने जब इसकी पॉलिसी बनाई हमने डीएनटी पॉलिसी, तो डीएनटी पॉलिसी को ब्यूरोक्रेट्स ने अटकाया जी, और मुझे स्पष्ट कहा कि केशव साहब आप हमारे गले में फांस लगा रहे हो, हम तो सरकारी मुलाजिम हैं। उसकी रिव्यू हुई, उसके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए का बजट हुआ, उसका अध्ययन हुआ, उन्होंने लटकाने की कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर डीएनटीज के जो प्रबुद्ध नागरिक गण हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के जो नेतागण हैं, उन लोगों से चर्चा करके पॉलिसी को सुचारू रूप से लागू करनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से इनके स्वरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आरक्षण का तो मुद्दा है ही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा अभी 11 फरवरी को हमारे लोक सुराज ने विधानसभा का घेराव किया, बड़ा प्रोटेस्ट था, और भी राजस्थान के विभिन्न जिलों में हो रहा है और भारतवर्ष के अनेक राज्यों में भी। लगता नहीं गोपाल जी आपको कि राजनीतिक पार्टियों को अभी डीएनटी की ज़्यादा परवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर रही, क्योंकि बिखराव बहुत है? देखिए, राजनीतिक दलों को चिंता है। चिंता आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब विधानसभा का प्रोटेस्ट हुआ और जब हम आरक्षण की मांग को उठा रहे हैं, तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी भी डीएनटीज के बीच में जाकर ये कह के आए हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो मुझे आप प्रतिवेदन दे रहे हैं, मैं इनका अध्ययन कराऊंगा और इनको जितना कोशिश है पूरा कराऊंगा। ये हमारा नैतिक जीत है कि हमने कम से कम मुख्यमंत्री जी को आज़ाद भारत में दूसरी बार बुला लिया। पहली बार जब डीएनटीज का हमने मूवमेंट को शुरू किया तो पूर्ववर्ती हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 2008-13 के जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में वर्ष 2012 में उद्योग मैदान में जब इतना डीएनटीज का स्वाभिमान मुक्ति दिवस का आयोजन हुआ, उसमें हजारों लोग पहुंचे थे स्टैच्यू सर्किल के पास में, और जाम भी हुआ था, आप खुद भी उसका कवरेज करने पहुंचे थे नीरज जी। तो ऐसा नहीं है कि हम एकता में नहीं है, पहचान मिली है, ताकत मिली है। और मैं कहना चाहूँगा अभी आपको कि संसद में भी सम्मानीय हमारे सांसद गणों ने डीएनटी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है। विशेष करके चंद्रशेखर जी ने, साउथ इंडिया के भी कुछ सांसद हैं और भी हैं। और विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा में भी निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के विधायक डूंगर राम गैदर और अन्य लोगों ने भी हमारी बात को उठाया है। नहीं, अब क्या चाह रहे हो आप सरकार से, क्योंकि अभी जो लगातार आंदोलन कर रहे हो, अब क्या चाह रहे हो सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारा जो रेन और इरादे कमीशन ने जो सिफारिश की है 10% सुरक्षित सेपरेट रिजर्वेशन की, वो सेपरेट रिजर्वेशन सरकार हमको दे, और हमारी जायज़ मांग है। इसमें कहीं पर भी कोताही सरकार को नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण जब आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मांगा ही नहीं गया था, सड़कें जाम ही नहीं हुई थी, आपने एक रात में ईडब्ल्यूएस दे दिया, और देश की 30 करोड़ से अधिक की आबादी आरक्षण मांग रही है और अंतिम हाशिए पर बैठी हुई है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये हमारे साथ में बड़ा दोगला व्यवहार है। मैं केंद्र की सरकार को भी कहना चाहूँगा, यहाँ की मौजूदा हमारी भाजपा की सरकार है, इनको भी कहना चाहूँगा कि आरक्षण हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे इसको। और इसमें अगर सरकार देरी करेगी तो अभी आपको भी मालूम है, हमने इसका अल्टीमेटम भी दिया है कि आगामी 26 जून 2026 को जयपुर में बड़ा राज्यव्यापी महापड़ाव होगा, और हम अभी जन जागृति अभियान पूरे राजस्थान में चला रहे हैं। और सरकार को इसकी रिपोर्ट है, सरकार भी ये चाहती है कि आरक्षण मिले, लेकिन अंदर खाने जो कुछ चीज़ें
लाल फीताशाही कह दें, अन्य जो राजनीतिक दल है, जो कुछ लोगों को अलग चीज़ चाहते हैं कि उनकी कुर्सी खिसकने का भी डर है कि कहीं हो सकता है कि झोंपड़ी से निकलकर गोपाल केशावत कल कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा के सदन तक या लोकसभा के सदन तक और भी जो हमारे झोंपड़ी में पैदा होने वाले लोग संसद में और विधानसभा में कहीं नेतृत्व तो नहीं करेंगे, उनको डर है इस बात का। और आरक्षण जो 75 साल से खा कौन रहा है, अगर राजनीतिक दलों ने ये बात को गंभीरता से नहीं लिया तो राजस्थान में 2028 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, 2029 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी हमारी 14 और 15 मार्च 2026 को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें देश के नामी गिरामी थिंकर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर और बड़े जो लीडर हैं वो सम्मिलित होंगे। और ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है, जिसको आप तो स्वयं मीडिया के बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को आपने हमेशा कवरेज किया है। और डीएनटी का आरक्षण का मुद्दा सरकार को सोचना चाहिए। और ये कोई हम संविधान से अलग हटकर नहीं मांग रहे, हमारे लिए संविधान में कहीं एक लाइन नहीं है, लेकिन आपको तो देना चाहिए। कम से कम आज इतना बड़ा तबका आरक्षण मांग रहा है। अब विवादों में बहुत रहते हो, विवादों में तो ये अब डीएनटी वाले आपके साथ जुड़े हुए तो है पूरी अच्छी तरह। देखिए, आपने 11 फरवरी को देखा होगा, डीएनटी की जब कोई नहीं जानता था, हम 2005 से जब डीएनटी की मीटिंग्स करते थे सचिवालय में, लोगों ने यह तक किया कि केसावत जी ये कर क्या रहे हो। और डीएनटी की आज चिंगारी देखिए कि आज पूरे देश में चल रही है। क्योंकि सही कहा गोपाल जी ने, गोपाल जी भले ही विवादों में रहते हों, लेकिन डीएनटी की जो लड़ाई राजस्थान में शुरू की वो गोपाल केसावत ने शुरू की और लड़ाई को अंजाम तक भी पहुंचाया। और सरकार को डीएनटी का इन्हें चेयरमैन भी बनाया गया। चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और वर्तमान में भी डीएनटी के लिए आरक्षण की लड़ाई पूरे देश भर में लड़ रहे हैं। विवादों में रहना ये नेताओं के साथ जुड़ा रहता है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, लेकिन डीएनटी की असली लड़ाई, क्योंकि वाकई में ऐसी घुमंतू जातियां हैं जो आज भी आप देखेंगे वो समाज की मुख्य धारा से ही बहुत दूर है, यानी वो मूलभूत सुविधाओं से भी दूर है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियों के कभी संगठित मतदाता नहीं रहे, इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने ज़्यादा परवाह नहीं की। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में उनमें जागरूकता आई है, लगातार संघर्ष चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी को भी उनकी मीटिंग में जाना पड़ा। कुछ साल पहले जब अशोक गहलोत जी थे तब उन्होंने भी परवाह की, उनको भी उनकी मीटिंग में जाना पड़ा। और अब इनकी मांग है कि डीएनटी के लिए 10% सेपरेट आरक्षण दिया जाए, जैसा कि ईडब्ल्यूएस को दिया गया था। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये मांगना इनका अधिकार है, देना सरकार का काम है। तो ये थे गोपाल जी। गोपाल जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए नेताजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।